10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 की ये विज्ञान का एक मॉडल पेपर आपके सामने है और ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है टीम शेखावटी मिशन 100 की ओर से और काफ़ी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, इस व्याख्याताओं के द्वारा इस पेपर को तैयार किया गया है। आपके जो 2024 का पेपर होगा उसके लिए पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार करेंगे और ये शेखावटी मिशन 100 की ये जो बुकलेट है, अगर आप इसको पढ़ लेते, तैयार कर लेते, तो आपके जो 90+ नंबर है जो आप आराम से जो इस बुकलेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुकलेट है ये। अब ये बुकलेट आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, या फिर आप शेखावटी मिशन 100 का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपको जो ऐप है, अपना जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप, वहाँ पर आपको उसकी PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो इस ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें ये फ्री PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करनी, ताकि सभी के जो 10वीं क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त हो। और मैं आपको यहाँ पे और भी इसके जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो अपलोड करूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो कि मिशन 100 जो शेखावटी मिशन 100 टीम है उसके द्वारा बनाया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपके और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना। साथ ही 10वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो इस बार आपके 2024 का जो पेपर होगा उसमें खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके 15 प्रश्न अबसद वाले पूछे जाएंगे। तो आइए पहले उनको हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सीधा इसका उत्तर पता होना चाहिए। जो छोटी आंत होती है क्षुद्रांत, उसको ये जो होती है वो मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो लगभग 7.5 मीटर होती है, आप सभी को ये पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है। तो उसको न्यूरॉन कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तंत्रिका तंत्र की जो सूक्ष्म इकाई है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका न्यूरॉन। मानव में नर जनन हार्मोन कौन सा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन, आपको इसका नाम याद होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन ये मानव में नर जनन हार्मोन होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये तो मादा जनन हार्मोन है, इनका भी नाम आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। इंसुलिन एक अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है, जो कि अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था, जिसको हम उद्यान मटर कहते हैं। और उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला प्रश्न है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी F में क्या संबंध है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुना होती हैं, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2 होता है, या R बराबर 2 × F होता है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की डबल होती हैं, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती हैं। ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब मानव की आंख में किस भाग पर बनता है। तो ये रेटिना पर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेटिना पर यह प्रतिबिंब इसका बनता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट, ये विद्युत शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन है, अच्छा ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक भी जूल है, विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो I² R जो है वो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। P = I² R ये विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपके संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका उत्तर करेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम का जो दहन होता है उसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न आपके हैं 10वां क्वेश्चन ये है, आपके यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अपमार्जक सामान्यतः होते हैं। तो ये अपमार्जक तो होते हैं वो सोडियम स्टीरेट आपके RSO4 Na इसका आंसर हो जाएगा। सिन बार किसका एस का है। तो सिन बार आपको पता होगा ये मरकरी का, यानी कि पारे का Hg जिसको हम कहते हैं पारे का एस होता है। पारा जो है एकमात्र ऐसी जो धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है।
क्या आपको पता है एक ऐसी अधातु का नाम जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं? कमेंट करके आपको उत्तर बताना है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, नाम आपको कमेंट करके बताना है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम मरकरी है, पारा जिसको हम कहते हैं। ये आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। आहार श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो ये 10% स्थानांतरित होती है। 10% आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो आपको कमेंट करके बताना है कि मानव मूत्र का जो पीएच है वो कितना होता है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, ये सारे टेस्ट आपको ऐप के ऊपर फ्री में मिलेंगे। आप ऐप का जो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे टेस्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो ये माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। माइकल फेराडे इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन अबसदा वाले हैं और आप 15 में से 15 आंसर सही कर सकते हैं अगर आप इस बुकलेट को पढ़ेंगे। ये बुकलेट जो है वो टीम मिशन जो शेखावटी मिशन 100 है उसके द्वारा बनाई गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस बुकलेट को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 90+ नंबर आराम से इस बुक से आराम से प्राप्त कर जाएंगे। तो ज़रूर से इस बुकलेट को डाउनलोड कर लेना और अच्छे प्रकार से तैयार करना, आपके काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अगर आपका सपना है कि आपके जो इस बार है जो 90+ बने, 100 में से 100 नंबर आपकी जो साइंस में आए, तो आप इस बुकलेट को ज़रूर एक बार देखना। काफ़ी शानदार बुकलेट आपके पेपर के अनुसार बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मानव में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, शुद्रांत में होता है। तो मानव में भोजन का पूर्ण पाचन शुद्रांत में होता है, याद रखना है। और शुद्रांत जो है वो मानव शरीर जो आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग भी होता है। लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है यसद लेपन। इसी का दूसरा नाम है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण नाम आपको याद करना है। हिंदी में इसको यसद लेपन कहा जाता है। लोहे के ऊपर जस्ते की जो जिंक धातु है उसकी परत चढ़ाई जाती है, इसको गैल्वेनीकरण यसद लेपन कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस प्रकार का काम किया जाता है। प्लाज्मोडियम में जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम में जनन जो होता है वो बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर करेंगे हम बहुखंडन विधि। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र होता है। CaOCl2 इसका उत्तर हो जाएगा। CaOCl2 ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका सूत्र है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के जो साइड में ग्लास लगा होता है, कांच लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का जो ये विशेषता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ को उत्तल दर्पण में छोटी चीज़ बना के दिखाता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपके गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल के साइड में जो कांच होता है वो पीछे चाहे कितना ही बड़ा ट्रक आ रहा हो उसकी आकृति बिल्कुल उस कांच में छोटी दिखाई देगी। तो ये उत्तल दर्पण की विशेषता होने के कारण ये लगाया जाता है। इसके अलावा जो गाड़ी का हेडलाइट होता है आगे का, उसमें अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। और एक दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, वो भी इस अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो एम्पियर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो पित्त रस का जो स्त्रावण है वो यकृत के द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, अब आपके देखो 15 तो आपके अबसदा वाले हो गए, 7 आपके रिक्त स्थान हो गए और 10 प्रश्न आपके ये 1 लाइनर पूछे जाएंगे या एक एक शब्द में पूछे जाएंगे। तो हम अब 10 लाइन नंबर का आपके काम करवाते हैं। देखो 10 नंबर में आपके पहला प्रश्न ये है कि प्रति अम्लता, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रति अम्लता को मतलब कहते हैं जो एसिडिटी होती है उसके लिए। तो प्रति अम्लता को दूर करने के लिए, कम करने के लिए उपयोग किया जाने वाले एक पदार्थ का नाम आपको लिखना है। तो उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MgOH ट्वाइस जो है, MgOH ट्वाइस, ये आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसकी प्रकृति बहुत ही क्षारीय होती है। ये बहुत ही क्षारीय होता है और ये पेट में जो एसिडिटी होती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो उसके साथ में मिलकर ये इसको उदासीन कर देता है। उसका pH मान जो है वो 7 के बराबर में ले आता है और फिर हमने पेट की जो अम्लता है वो शांत हो जाती है। तो इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। इसको मैग्नीशिया का दूध भी कहा जाता है। इसके अलावा आप इनो काम में लेते हैं, पता ही होगा ये तो। नेक्स्ट है,
कार्बन के 2 उपर रूपों के नाम लिखने। तो कार्बन के 2 अपर रूप हैं, एक तो हीरा है और एक ग्रेफाइट है। एक और होता है, ये क्रिस्टलीय अपर रूप है, फुलरिन। फुलरिन जिसकी जो खोज है वो बकमिनिस्टर के द्वारा की गई थी, जिसको हम बक्कीबाल भी कहते हैं। तो ये क्रिस्टलीय अपरूप है। 2 प्रकार के अपरूप है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। उनमें से ये क्रिस्टलीय अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। इसके साथ में एक और दोस्त है इसका, फुलरिन। नेक्स्ट है मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। तो ये आपको बीच में एक कार्बन लगा देना है, फिर इसके चारों साइड में एक एक हाइड्रोजन लगा देना है। बस इस प्रकार की आकृति बन जाएगी और इसको हम यहाँ पे एक्स के साथ में मिलान कर लेंगे और ये इस प्रकार की जो आकृति होगी वो आपके मेथेन की संरचना, बिंदु संरचना बन जाएगी। ये तो ऐसे आपको आकृति ये पूरी कर लेनी है। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, ये मेथेन का रासायनिक सूत्र है। IUPAC वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, तो वो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आप सभी को पता है, अपने गले में होती है, अंग्रेजी के H आकार की। अपना जो गला होता है, कंठ होता है, यहाँ पर ये अंग्रेजी के H आकार की होती हैं और ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती हैं। और इसके अलावा इसकी कमी से जो रोग होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, ये आयोडीन की मात्रा से संबंधित है। और इसकी कमी से या तो व्यक्ति का जो गला है वो सूज कर लटक जाता है, मोटा हो जाता है, जिसको हम गलगंड रोग कहते हैं, जिसको हम गलगंड रोग कहते हैं। गलगंड रोग का दूसरा नाम है अवट्टू रोग, अवट्टू रोग भी इसको कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलगंड रोग हैं वो आपके आयोडीन की कमी से होता है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। प्लेसेंटा या अपरा का कार्य लिखना है, तो माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम, और जो भी भ्रूण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को उत्पन्न किया जाता है उसका निपटान में ये सहायक होता है। तो ये उससे संबंधित है, प्लेसेंटा या अपरा, जिसका नाम आपको याद रखना है। गोली दर्पण का सूत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गोली दर्पण के सूत्र में आपको प्लस याद रखना है, ठीक है। तो 1/F = 1/U + 1/V, ये आपको बीच में प्लस याद रखना है। बाकी अगर प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा तो ये अपना गोली दर्पण क्या बन जाएगा, लेंस सूत्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है कि किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। C और O के बीच का जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, ये जैसे लेंस है, ये इसका फोकस बिंदु है, ठीक है, F, तो ठीक है, ये C है और ये इसका है, ये जो फोकस बिंदु F और यहाँ पे है P। तो फोकस बिंदु F और P के जो बीच की दूरी है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो है वो आपके वक्रता त्रिज्या के आदि होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आदि होती है। नेक्स्ट है दिक् परिवर्तन का क्या कार्य है। तो दिक् परिवर्तन नाम से पता चल रहा है। तो दिक् परिवर्तन ये जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में जो अपमार्जक होता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो सूक्ष्म जीव, जिसको हम अपमार्जक कहते हैं, मृत पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देता है। ये पदार्थ आपस में मिट्टी में चले जाते हैं और इस प्रकार अपमार्जक जो होता है वो मृत जंतुओं का विघटन करके पर्यावरण की सफाई करने का कार्य करता है। ये पारितंत्र में जैव निम्नीकरण पदार्थों का चक्रण भी करते हैं। ऐसे आपको जो 10 प्रश्न अबसदा वाले ये 1 लाइनर तैयार करने, कौन कौन से प्रश्न से ये 10 प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा। ये 15 अबसदा किस किस पार्ट से आएंगे, 7 रिक्त स्थान कौन कौन से पार्ट से पूछे जाएंगे, सारी आपको तैयारी करवाई जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर फ्री सारी चीज़ आपको PDF के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न आपके खंड ब में। खंड ब में आपके 4 से लगाकर 15 तक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको अथवा वाला विकल्प नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न इसका ये है कि वर्जन और निस्तापन में अंतर लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, वर्जन और निस्तापन में अंतर बार बार पूछा जाता है। तो वर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। देखो, वर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया हम वर्जन कहलाती है। बस ध्यान ये रखना है कि वर्जन में सल्फाइड अयस्क होता है और निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है। बस, बाकी और कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर
गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है, दोनों याद करना है, निस्तापन और ये निष्पापन है, निष्पापन नहीं है, निस्तापन है ये। तो बर्जन में सल्फाइड है और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क। बस इनको अगर हम एक वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे अधिक ताप पर तो ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर बर्जन है तो सल्फाइड अयस्क, और निस्तापन है तो कार्बोनेट अयस्क। पांचवा क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलेय अवक्षेप के रूप में बनता है, उन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया होने के बाद में उसमें जो उत्पाद बनता है वो वापस अविलेय अवक्षेप के रूप में दिखाई देता है, तो उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया है वो सोडियम सल्फेट के साथ में करवाते हैं, तो एक तो बेरियम सल्फेट बनता है और एक लवण बनता है साधारण नमक NaCl, तो जो अवक्षेपण इसमें बनता है। नेक्स्ट है मिसेल अणु की जो संरचना का जो चित्र है वो आपको बताना है। ये मिसेल है, ये तेल की कोई बूंद है, इसके ऊपर ये मिसेल इस प्रकार से बनी हुई है। ये पूरी मिसेल का चित्र आपको यहाँ से बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हाइड्रोजनीकरण से क्या है और औद्योगिक अनुप्रयोग तथा इनका उपयोग बताना है। हाइड्रोजनीकरण जिसको हम ये वनस्पतिकरण, हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन संयोग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बनने की जो प्रक्रिया है उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का संयोग करके एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे इसमें निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके ये हाइड्रोजन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसको बदला गया है। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो इसका व्यापारिक रूप से जो औद्योगिक अनुप्रयोग इस प्रकार से हैं कि इस प्रक्रिया में वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। पहले एक घी आता था डालडा घी, तो डालडा घी इसी जो प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता था। तो वनस्पति तेलों में द्विआबंध होता है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपसे इस उत्प्रेरक का नाम पूछा जा सकता है कि कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है, तो उस उत्प्रेरक का नाम क्या बताना है? उस उत्प्रेरक का नाम है निकल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये उत्प्रेरक है निकल। 8वां प्रश्न आपके ये है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसका संतुलित समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पेड़ पौधे के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, पर्णहरित यानी कि जो हरित लौह होता है उसकी उपस्थिति में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक इसमें जल होता है। ये दोनों सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं तो एक तो इसमें ग्लूकोज बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सॉरी ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन, और एक जल की मात्रा बनती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्सीजन है। तो इसमें इस प्रकार से ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है। तो स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है? स्वपरागण में एक पौधे के परागकण उसी पुष्प, जब नाम से पता चल रहा है स्वपरागण मतलब खुद के पौधे जो पुष्प हैं उसी पौधे से संबंधित है ये। तो स्वपरागण में एक पौधे के परागकण उसी पौधे या उसी पुष्प के या तो उसी पुष्प पे या फिर किसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जबकि परपरागण में, पर में मतलब दूसरा, परपरागण में एक पौधे के पुष्प से परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ये मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। तो ध्यान रखना इसको, ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके 11वां क्वेश्चन। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि C और फोकस दूरी F के बीच में है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है। इसमें जो आकृति है वो वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में है, ये इन दोनों के बीच में है यहाँ पे। अब यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आपको बताना है। तो देखो
इसमें क्या होता है कि अगर कोई किरण समांतर आती है तो वह कहाँ से होके गुजरेगी, तो वह फोकस से होके गुजरेगी। इसके अलावा जो वक्रता केंद्र से आने वाली किरण वक्रता केंद्र से होके गुजर जाती हैं। तो ये दो बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो ये दोनों जो लाइनें हैं वो आपको यहाँ पे आके काटेगी। तो यहाँ पे जो चित्र बनेगा वो पहले वाले चित्र से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ये देखो, ये ए बी है तो ये बी ए बना, तो ये ए बी का उल्टा बी ए हो गया। एक तो ये उल्टा बन रहा है, एक पहले से वस्तु से बड़ा बन रहा है, एक ये बन कहाँ रहा है तो वक्रता केंद्र से बहुत दूर बन रहा है। ऐसे आपको इसमें कुछ चीज़ें याद भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने हैं। देखो, प्रकाश के परावर्तन का एक तो पहला नियम आपको ये याद रखना है कि एक तो अभिलंब, ये होता है अभिलंब, आपतित किरण, ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, एक परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। याद रखना, ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों अपने इस एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो ये है कि ये अभिलंब है, ये इसका आपतन कोण है। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम परावर्तित किरण, अपवर्तित नहीं परावर्तित किरण के बीच में और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। परीक्षा में अगर आपको ये वाला कोण दे दें कि ये वाला कोण 45 डिग्री है, तो बताओ कोण आई का मान कितना है, या आपतन कोण कितना है, तो वो भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। 13वां प्रश्न आपके ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। एक तो ये विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये तीन विशेषताएं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी प्रकार से याद कर लेना। अगला प्रश्न है 14वां कि लघुपथन क्या है, लघुपथन से होने वाली हानियां बतानी है। लघुपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। ये कब होता है, जब विद्युतमय तार, जिसको हम फेज वाला तार कहते हैं, और एक उदासीन तार, न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं, ये दोनों अगर सीधे संपर्क में आ जाते हैं, दोनों टच हो जाते हैं, तो परिपथ का जो प्रतिरोध है यानी कि अवरोध है, वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। प्रतिरोध का जो मान है वो ज़ीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इसमें से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, और इसी घटना को हम लघुपथन कहते हैं। देखो, जब भी ये विद्युतमय तार और एक उदासीन तार जो है आपस में मिल जाते हैं, तो इनके बीच में मान लो कोई प्रतिरोध बना हुआ है। अब प्रतिरोध हट जाएगा तो ब्रेकर रहेगा ही नहीं। अगर ब्रेकर है तो गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी, मतलब धीरे चलेगी गाड़ी। जैसे एक विद्युत परिपथ है, ये रोड है, ये विद्युत परिपथ एक रोड की तरह है, जिसके ऊपर मान लो बहुत ज़्यादा ब्रेकर है तो इसमें गाड़ी धीरे चलेगी, और अगर ब्रेकर कम है तो गाड़ी थोड़ी तेज़ चलेगी। और गाड़ी के ये रोड के ऊपर बिल्कुल भी ब्रेकर नहीं है तो बिल्कुल नेशनल हाईवे की तरह जो 6 लाइन हाईवे है उसकी तरह ये बिल्कुल सुपर फास्ट चलेगी। तो बस यही अपने विद्युत परिपथ में होता है कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध वही ब्रेकर होते हैं विद्युत परिपथ में, अगर वो ज़्यादा है तो धारा धीरे चलेगी। प्रतिरोध नहीं बिल्कुल भी, प्रतिरोध का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, तो फिर वो धारा बिल्कुल सुपर फास्ट चलेगी। तो ऐसी स्थिति में धाराएं जो अत्यधिक प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे कि लघुपथन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे क्या हानि होती है, लघुपथन से परिपथ में धारा का मान अत्यधिक हो जाता है, जिससे अपना जो सर्किट है, परिपथ है, वो जल सकता है और उससे आग भी लग जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लग गई, दुकानें जल गई, तो ये अक्सर देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए जो विद्युत फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, 4 पोषी स्तर वाली खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जो एक दूसरे का आहार करते हैं
और विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेते हैं। आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं। जैसे घास को चूहा खाता है, चूहे को सर्प और सर्प को खाता है बाज। तो ये 4 स्तर वाले का पोषी स्तर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 15 तक जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो तैयार कर लिए। अब हम आपको खंड स की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये अथवा में आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जिस पार्ट से प्रश्न पूछा जाएगा उसी पार्ट का वापस आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 16वें का पहला क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है। 16वां क्वेश्चन जो है वो आपके 3 नंबर का है। इसके अथवा में भी इसी पार्ट का आपको मिलेगा, जो कि वो भी 3 नंबर का ही होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपके 16वें का पहला है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है। तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में या यौगिकों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा के द्वारा विघटित कर देते हैं, उष्मा के द्वारा विघटित होकर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा है उष्मीय वियोजन को उदाहरण सहित समझाइए। उष्मीय वियोजन का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक उष्मा के द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, उसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3 का निर्माण करता है। ये तो हुआ इसका अथवा वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला। इसके अथवा में आपके 2 क्वेश्चन और मिलेंगे जो कि आपके 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अथवा वाला इसी पार्ट से देख लेते हैं। तो इसके अथवा वाला ये है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है। और दूसरा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताना है। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। तो एक ही अर्थात एक पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है। या फिर हम यूँ कहें कि एक पदार्थ ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को त्याग करता है तो वह दूसरा पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। ये जो अभिक्रिया है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर और इसमें हाइड्रोजन H2O बनेगा। अतः ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसका सेकंड है कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है, तो इनमें अंतर बताना है। तो ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग करता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुड़ेगी या फिर इसमें हाइड्रोजन त्याग करेगा, हाइड्रोजन की कमी होगी। ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है, तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन जब हम जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये ऑक्सीकरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के हाइड्रोजन का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। जिसमें जैसे H2S गैस है तो इसमें हाइड्रोजन गैस अलग बनेगी और सल्फर अलग आ जाएगा। अपचयन क्या है, तो इसका उल्टा है आपको, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, संयोग होता है, तो इसमें आपके ऑक्सीजन इसमें हट जाती हैं, कमी होती हैं और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्लोरीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे तो ये HCl बनेगा। HCl का मतलब क्या होता है, HCl, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको नमक का तेजाब भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो 16वें क्वेश्चन में तो हमने देख लिया, इसमें आपके 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 17वां क्वेश्चन ये है कि वर्षण ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम और इसका कार्य लिखना है। दूसरा यह कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का कार्य और नाम लिखना है। वर्षण ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है, तो उसका नाम है, वर्षण ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये नर जनन हार्मोन है। इसमें इसका काम क्या है, तो ये पुरुषों का द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ को नियंत्रण करता है। अगला जो प्रश्न है वो आपके दूसरा, ये इसका कार्य है वो है कि शुक्राणु के निर्माण में भी ये सहायक होता है। दूसरा प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम और उसका कार्य लिखना है।
तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का जो नाम है वो वृद्धि हार्मोन है। ये अगर इसका कार्य क्या है तो वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है, और अगर ज़्यादा स्रावित हो जाए तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, भीम का शरीर उसका हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके अथवा में आपके प्रश्न बनता है इसी पाठ से कि तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों का नाम और उनके कार्य लिखना है। दूसरा प्रश्न बनता है कि मानव मस्तिष्क के 3 कार्य लिखिए। तो पहले हम तंत्रिका कोशिका के 3 भाग है वो लिख लेते हैं। एक तो तंत्रिका कोशिका के पहला भाग है कोशिका काय। कोशिका काय, द्रुमिका और एक्सोन, ये इसके 3 भाग होते हैं। न्यूरॉन में गोलाकार संरचना कोशिका काय कहलाती है। न्यूरॉन में जो गोलाकार संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं, जिसमें एक केंद्रक होता है और कोशिका काय पर छोटे छोटे प्रबंध द्रुमिका कहलाती हैं। जो छोटे छोटे प्रबंध होते हैं उसको हम द्रुमिका कहते हैं, और सबसे लंबा प्रबंध होता है जो एक्सोन कहलाता है। फिर न्यूरॉन के कार्य क्या है, तो न्यूरॉन के जो कार्य हैं वो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक सूक्ष्म उत्तेजनी एक कोशिका है जो मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है, और उसका आचरणों के द्वारा नियमन एवं उसके नियंत्रण होता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है। यह मुख्य इसमें हम पहले न्यूरॉन का कार्य देख लेते हैं। न्यूरॉन के कार्य क्या है, तो ये न्यूरॉन तंत्र में एक सूक्ष्म उत्तेजनी कोशिका होती है जो मस्तिष्क को सूचना आदान प्रदान करता है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। अब हम मस्तिष्क के कार्य देखते हैं। मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र होता है। यह उनके आचरणों का नियमन और नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में पाया जाता है और यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, जीभ, कान आदि पर इनके कार्यों पर नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न आपके 18वां प्रश्न है, मटर के लंबे प्रभावी और बौने अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का लक्षण अनुपात रेखीय आरेख के द्वारा स्पष्ट करना है। जब इसमें उत्तर लिखेंगे कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले जनकों जिसमें लंबा और बौना इनके मध्य में क्रॉस करवाया जाता है तो यह एकल संकर संकरण कहलाता है। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। बस परिभाषा ही याद रखनी है, ठीक है। जो एक तो एकल संकरण की परिभाषा याद करनी है। एक प्रभावी लक्षण क्या होता है, जो प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण है, जो प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो पूरा डायग्राम है वो आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। फिर इनका अनुपात जो है लक्षण प्रारूप का अनुपात 3:1 होता है और जीन प्रारूप का जो अनुपात है वो 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इसके अथवा में आपके एक और दे रखा है कि द्विसंकर संकरण F2 से प्राप्त जीन अनुपात लक्षण अनुपात का आरेख चेकर बोर्ड के द्वारा समझाना है। ये पूरा आपको एक चेकर बोर्ड के द्वारा यहाँ ये जो दे रखा है इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 दृष्टि दोषों के नाम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19वां ये। किन्हीं 2 दृष्टि दोषों के नाम, उत्पन्न होने के कारण और निवारण के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो कारण क्या है, तो कारण ये कि लेंस की जो वक्रता है उसका अधिक होना, नेत्र का जो गोलक है वो लंबा हो जाता है। कैसे निवारण करेंगे, दूर कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। याद कैसे रखोगे, तो थोड़ा दूरदृष्टि दोष को पढ़ने के बाद में हम आपको बताते हैं। दूरदृष्टि दोष नाम से ही पता चल रहा है, उल्टा काम इसमें। व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या है, दूर में इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, नेत्र गोलक जो है वो छोटा हो जाता है। निवारण कैसे करेंगे, इसको दूर कैसे करेंगे, तो दूर के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो इसको याद करने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के जो लेंस हैं इनको याद कैसे रखेंगे।
देखो निकट दृष्टि दोष में अवतल काम में लेते हैं, ये तो याद हो जाएगा। और निकट के बाद में दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल काम में लेते हैं। दो चीज़ें याद करनी है। देखो दूर में ऊ आ रहा है तो उत्तल में भी ऊ आ रहा है। एक तो ये इस तरीके से याद कर लो कि दूर में उत्तल काम में लेते तो बाकी जो बचा हुआ है अवतल वो निकट में काम में ले लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि ज़्यादा अक्षर का जो लेंस है वो ज़्यादा अक्षर वाले दोष में काम लेंगे, कम अक्षर का जो लेंस है नाम वाला लेंस है वो कम नाम वाले दृष्टि दोष में काम में लेंगे। निकट में 3 अक्षर है और दूर में 2 अक्षर है। अवतल में 4 अक्षर है, उत्तल में 3 अक्षर है। तो ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ में और कम वाला कम के साथ में, बस ये ध्यान रखना है। ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ में, कम वाला कम के साथ में, ऐसे इसका जो लेंस है उसका नाम याद हो जाएगा। इसको आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। या फिर दूर से उत्तल याद रखना, दूर से उत्तल, दूर में ध्यान थोड़ा जोर लगा के पढ़ना इसको, दू तो ऊ आ जाएगा ये, तो उत्तल। ऐसे थोड़ा सा इसमें हिंट, वैसे अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा में क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसके लिए आपको ये बता दिया है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो ये है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। दूसरा ये कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, इसका कारण स्पष्ट करना है। तो पहला हम ये बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। देखो जब अंतरिक्ष यात्री अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो उसका जो इर्द गिर्द का जो वायुमंडल है वो उपस्थित नहीं होता है, उसमें कोई वायुमंडल नहीं होता है। अर्थात उसके आसपास में वायुमंडल में वायु बहुत ही विरल माध्यम में होती है, जिसमें धूल कणों का अभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब प्रकाश इस वायुमंडल में से गुजरता है तो वह प्रकीर्णित नहीं होता है। प्रकीर्णन के कारण फिर हमें दिखाई देता है, लेकिन प्रकीर्णित नहीं होता है, जिस कारण अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। फिर दूसरा हुआ कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है वो रक्ताभ क्यों होता है, मतलब लाल क्यों दिखाई देता है सूर्य। उसका कारण ये है कि क्षितिज के समीप सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेतृत्व तक पहुँचने से पहले ही पृथ्वी के वायुमंडल में एक मोटी परत से गुजरता है। क्षितिज के समीप नीले और कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग कणों के द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। इसलिए हमारे नेतृत्व तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है, और अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वो लाल रंग का होता है, जिससे कि हमारा जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो हमें लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न अब आपके खंड द में आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 प्रश्न ये आपके कुल पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है ये कि 4 नंबर में कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें निर्मित जो उत्पाद है वो क्लोरीन क्लोर है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न ये कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों के नाम रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण भी दीजिए। तो जलीय जो सोडियम क्लोराइड है उसका रासायनिक अपघटन करेंगे तो इससे क्या क्या चीज़ प्राप्त होगी। तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा NaOH, और एक इसमें क्लोरीन प्राप्त होगी, और एक इसमें हाइड्रोजन प्राप्त होगी। इसका रासायनिक समीकरण है 2NaCl। ये सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विघटन करेंगे, विद्युत अपघटन यानी कि इसमें जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा 2NaOH, और एक इसमें से क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पहला प्रश्न ये कि पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, पीने का जो जल है उसको जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो विरंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में वही सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा जिसको हम NaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में तो इसके लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, और खिलौने और सजावट का सामान बनाने के लिए POP का प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये आपको ध्यान रखना है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। इसका अगला प्रश्न आपके ये है कि मानव, इसमें ये भी आपके 4 नंबर का ही प्रश्न है, अथवा में आएगा, मानव में श्वसन वर्णक का नाम लिखना है। एक तो
वायवीय और अवायवीय श्वसन में 2 अंतर बताने हैं। श्वसन की क्रियाविधि को समझाना है। तो मानव का जो श्वसन वर्णक है इसका नाम है हीमोग्लोबिन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। श्वसन वर्णक का नाम क्या है? तो वह है हीमोग्लोबिन। दूसरा प्रश्न ये कि वायवीय और अवायवीय में अंतर बताना है। देखो आदि परिभाषा तो आपको नाम से ही पता चल जाएगी। तो नाम क्या चल रहा है ये? वायवीय और अवायवीय। देखो वायवीय श्वसन में क्या होता है? वायवीय श्वसन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, जब इसमें से ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है। यह जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये वायवीय श्वसन यहाँ पे होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इससे ऊर्जा कम मिलती है और कुछ जीवाणु और यीस्ट में ये होता है। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रियाविधि को समझाना है। तो श्वसन एक जो क्रियाविधि इसको 2 भागों में बांटते हैं। श्वसन में एक तो निःश्वसन होगा और एक उच्छ्वसन होगा। निःश्वसन का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना। जब बाहरी वातावरण से हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है तब क्या होता है कि जब पसलियाँ डायफ्राम की पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो पसलियाँ तो ऊपर उठ जाती हैं और गुंबदनुमा जो डायफ्राम है वो चपटा होकर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। इसके कारण फेफड़े के फैलने का स्थान मिल जाता है और फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। बाहर वायुमंडल का दाब अधिक होने से बाहर के वायुमंडल से वायु खींचकर श्वास नली में होती हुई जो फुफ्फुस के वायुकोश में आ जाती हैं, जिससे कि बाहर से वायुमंडल का दाब और फुफ्फुस का दाब बराबर हो जाए। फुफ्फुस के मतलब फेफड़े का दाब बराबर हो जाए। वायु कोश पर फैली हुई रक्त नलियों से गैसों का आदान प्रदान होता है और रक्त नलियाँ वायु कोश में आई हुई वायु के ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में दे देती हैं। उच्च श्वसन में इसका उल्टा होता है। जब डायफ्राम की पेशियाँ और पसलियों की पुनः स्थिति में आ जाती हैं तो वक्ष गुहा का दबाव बढ़ जाता है और फुफ्फुस का आयतन कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो फुफ्फुस है, फेफड़े हैं, उनके वायुकोश की जो वायु श्वास नली से होती हुई बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी के अथवा में है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है एमाइलेज, या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन या एमाइलेज दोनों एक ही नाम, इसमें याद रख लेना। अगला प्रश्न है कि आमाशय द्वारा स्रावित अम्ल के 2 कार्य लिखने हैं। तो आमाशय द्वारा स्रावित जो अम्ल है इसके 2 कार्य कौन कौन से? पहला काम तो ये लिखेंगे कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। दूसरा, ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके भोजन को रोगाणु रहित बनाता है। तीसरा ये कि यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करने का काम भी करता है। अगला प्रश्न ये देखेंगे, सूक्ष्म जो क्षुद्रांत हैं इसमें पाचन क्रिया को समझाना है। देखो क्षुद्रांत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको भोजन का जो पाचन है वो मुख्यतः छोटे आंत के ग्रहणी भाग में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वसा, प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल भी है। भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो छोटे आंत में ही होता है, क्षुद्रांत में ही होता है। इस कार्य के लिए यकृत और अग्न्याशय से पाचक रस प्राप्त करती हैं। यकृत और अग्न्याशय से पाचक रस प्राप्त करती हैं। यकृत से पित्त रस और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस प्राप्त होता है। यकृत से स्रावित पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, परंतु यह वसा के पाचन और अवशोषण में अपनी भूमिका निभाता है। पित्त रस की जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो आमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय करने का कार्य करता है। साथ ही पित्त रस जो है वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य करता है। उनका इमल्सीकरण करना का कार्य इसी रूप में होता है, जिसमें वसा पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशयी रस निम्न एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। लाइपेज जो है वो आपके इमल्सीकृत वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा अतिरिक्त क्षुद्रांत दीवारों से आंतरिक रस स्रावित होता है और इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन के अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसको ग्लूकोज और वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का कार्य करता है।
ये था आपके 21वां प्रश्न। अब हम देखते हैं 22वां प्रश्न। श्रेणी क्रम संयोजन से जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करना है, और फिर आपको इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको भी हल करना है। तो श्रेणी क्रम में तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध का जो तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान तो बराबर होता है, बस अंतर क्या है इसमें ये देखना है। धारा का मान तो बराबर होता है, लेकिन प्रतिरोध के प्रत्येक सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका मान अलग अलग होता है। अगर प्रतिरोध R1, R2, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2 और V3 है, और परिपथ में जो परिवाहित होने वाली धारा का मान I है, तो ओम के नियम के अनुसार R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर IR1 होगा, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2 होगा, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3 होगा। इन तीनों प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध R है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I, तो R के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर वो क्या होगा, V बराबर IR। तो तीनों प्रतिरोधों का कुल विभवांतर कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो IR1 बराबर क्या हो जाएगा, IR बराबर क्या हो जाएगा, IR1 R2 R3 हो जाएगा। इसमें से I से I वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और R बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। ये आपको इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसके अथवा में कि एक 2 ओम का और एक 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं जो 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में कुल प्रतिरोध और प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है। देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो प्रतिरोध का जो मान है कुल प्रतिरोध वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में होगा। R कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 बराबर 6 ओम हो जाएगा। परिपथ में बहने वाली धारा ओम के नियम से हम क्या करेंगे, V बराबर IR, तो I बराबर V upon R हो जाएगा। I बराबर V का मान 12 ओम है, V का मान 12 वोल्ट है, और R का मान कितना है, 6 ओम है। तो 12/6 यानी कि धारा कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। अगला प्रश्न ये है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत संयंत्रों को पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, इसके 2 कारण बताना है। यानी कि घर की जो लाइट फिटिंग होती है वो किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में होती है। क्यों की जाती है उसका कारण आपको बताना है। पहला तो ये कि पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान बराबर होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। अगला प्रश्न ये है कि 1500 वाट के एक विद्युत हीटर प्रतिदिन 3 घंटे उपयोग में लिया जाता है। 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 माह का विद्युत खर्च ज्ञात करना है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। तो विद्युत हीटर में प्रतिदिन खर्च की गई ऊर्जा का मान कितना होगा, शक्ति इंटू समय, यानी कि 1500 वाट हो जाएगा ये। और 1500 वाट तो मैं दे रखा है, ये कितनी टाइम चल रहा है, ये 3 घंटे चल रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया, 1500 वाट को 3 से गुणा करेंगे तो 4500 वाट हो जाएगा। तो ये 4500 वाट प्रति आवर हो जाएगा। 1 महीने में कितना है, तो इसको हम 4500 को 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,35,000 वाट। फिर 1,35,000 वाट को हम किलोवाट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 13.5 किलोवाट प्रति आवर। ये प्रति आवर वाला है वो आपके यूनिट में आता है। 1000 किलोवाट का मतलब होता है 1 यूनिट। तो कितने यूनिट है इसमें, यूनिट जो है वो 13.5 के हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, 13.5 को 4 से गुणा कर देंगे तो कुल आपके खर्च आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर सोल्व करवाया गया। कैसा लगा ये पेपर कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी PDF आपको ज़रूर डाउनलोड करके पढ़नी चाहिए, काफ़ी शानदार पेपर है ये। और पूरी किताब अगर आप ये पढ़ लेते हैं, 65 पेज कुल मात्र है इसमें, अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं तो आपके जो 90 से ज़्यादा नंबर आपके साइंस में आ जाएंगे आराम से। ये पूरी PDF आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो 90 से ज़्यादा ही नंबर विज्ञान में आएंगे। तो बस आपको करना क्या है, ये PDF डाउनलोड कर लेनी है अपने ऐप से, फ्री में उपलब्ध है। जो टीम शेखावटी मिशन 100 की ओर से तैयार की गई है वो सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, और सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेस्ट भी देना चाहते हैं तो टेस्ट के भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर से आप ऐप्स को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,
या आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस, तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार का जो अपना एंड्रॉयड का जो ऐप है उसका लोगो आपको दोनों कलर में मिल जाएगा। ये ऊपर श्री राम ब्लू में लिखा हुआ है और नीचे जो क्लासेज है वो रेड में लिखा हुआ है। इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल में आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना।